नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं और आधुनिक काल पर लगातार हमारी बातचीत जारी है। आज आधुनिक काल के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारतेंदु योगीन 12 गद्यकारों के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी ऐसे गद्यकार हैं जिनसे प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे। तो आज का संकलन काफी महत्वपूर्ण है। आज के जिन 12 गद्यकारों को हम पढ़ेंगे उनके नाम है लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह, बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इनका नाम आप पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और प्रामाणिकता या फिर अप्रामाणिकता के विवाद में जरूर सुना होगा। ठीक है, बहुत दिनों बाद इनका नाम आप सुन रहे होंगे। इनके अलावा भीमसेन शर्मा, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो ये 12 ऐसे गद्यकार हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी आदि से लेकर अंत तक वीडियो को सीरियसली देखेंगे और जहां भी नए तथ्य दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो इन 12 गद्यकारों से संबंधित हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के तौर पर हो, आप उसे नोट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इनको हम गद्यकार के नाम से क्यों यहाँ पर शामिल किए हुए हैं? क्योंकि भारतेंदु युग एक ऐसा युग है जो कि विधाओं के दृष्टिकोण से प्रारंभिक युग कहा जा सकता है, जिसमें आपने देखा कि नाटक, कहानी, यात्रा वृत्त, पत्र पत्रिकाओं का संपादन, आलोचना आदि का विकास धीरे धीरे हो रहा था, अपने शुरुआती दौर में था। तो ये सभी लेखक, इसीलिए इनको हम गद्यकार के तौर पर देखें और ये 12 हैं। यहाँ से आप बहुत सारे ऐसे परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज का ये लेक्चर कितना सार्थक है और प्रासंगिक भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और तुरंत कमेंट कर दे रहे हैं कि सर इसकी एक प्लेलिस्ट बना दीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी सीरीज हम शुरू करते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट पहले बनाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास सीरीज को देखने के लिए आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आसानी से कैसे करें नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में हमने जोड़ा हुआ है। और कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए, फला एग्जाम के सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए। तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने पास सिलेबस रखे रहिए, उससे मिलाते हुए यहाँ के वीडियो लेक्चर को देखिए। ये एक तरीके से आप देखेंगे कि एक से अधिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी सीरीज है। तो मैं किसी सिलेबस या किसी पाठ्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि एक बार जो चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है वो एक से अधिक परीक्षाओं के लिए, चाहे आप शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी में बैठ रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बैठ रहे हो, सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, या फिर पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं में बैठ रहे होंगे, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण नहीं होंगे। क्योंकि हमारे प्रचार प्रसार का माध्यम सीमित है, हो हल्ला बहुत नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि न जाने मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ वही, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का ये टॉपिक नंबर 64 वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं विस्तार से इन 12 गद्यकारों को देखते हैं। और जैसे मैंने इनका नाम लिया, आपने इन नामों को देखते हुए अपने दिमाग में बहुत सारे तथ्यों को रख लिया होगा कि लाला श्रीनिवास दास का हमने परीक्षा गुरु पढ़ा, जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न पढ़ा, बाबू तोताराम भारत बंधु नाम से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए थे। इसी तरीके से केशवराम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी का क्या योगदान रहा, अंबिका दत्त व्यास काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के बारे में हमने बताया कि ये गद्यकार तो थे ही, साथ में आलोचक के तौर पर भी थे। इसी तरीके से आप राधा कृष्ण दास को देख रहे हैं, इसमें एक विदेशी लेखक का नाम भी देखें, फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इन सभी से संबंधित आज के जो भी तथ्य रहेंगे बड़े रोचक रहेंगे और आपके टाइम का यहाँ पर कीमत भी चुकाया जाएगा। तो चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं। पहला नाम आप देख रहे हैं लाला श्रीनिवास दास। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद के मुनीम
क्या मैनेजर थे जो दिल्ली में रहा करते थे। तो आप लाला श्रीनिवास दास का परिचय देखिए कि इनके जो पिताजी थे वो एक सेठ के पास रहा करते थे, दिल्ली में रहा करते थे। वहां श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। अब इसमें से 57 घटा देंगे तो आपको ईस्वी मिल जाएगा। तो लाला श्रीनिवास दास का जन्म दिल्ली में हुआ और उनके पिताजी एक सेठ के पास मुनीम का काम कर रहे थे, यानी कि मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे लिखते हैं, भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जो प्रहलाद चरित है ये नाटक विधा के अंतर्गत है, लिखने वाले लाला श्रीनिवास दास हैं। इसमें कुल 11 दृश्य हैं। बदलते हुए पैटर्न पे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रहलाद चरित के नाटककार कौन है, तो आपके दिमाग में लाला श्रीनिवास दास का नाम आएगा। 11 दृश्यों में बटा हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी नाटक लिखे गए। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था, लेकिन सन 1883 ईस्वी में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। यानी तप्ता संवरण जो है 1874 ईस्वी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी उसमें छपा, लेकिन आगे चलकर आप देख रहे हैं करीब 9 साल के बाद वो एक पुस्तक के रूप में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। इसी तरीके की घटना आप अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर तप्ता संवरण जो कि पौराणिक प्रेम कथा है और इसमें देख रहे हैं कि मुनियों का श्राप कितना पावरफुल रहा है। आजकल के मुनि उतना शायद ना हो पाए, लेकिन उस जमाने में पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे कि श्राप एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था। गौतम मुनि ने तप्ता को श्राप दे दिया कि जिसके याद में तुम लीन हो, जिसके याद में तुम खोई हुई, वो तुम्हें भूल जाए। ये तो बहुत बड़ा श्राप रहा होगा। फिर सदैव होकर श्राप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लेकिन फिर इन्होंने उसमें संशोधन किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सदैव शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार आप हिंदी व्याकरण में परीक्षाओं में जाते हैं तो निर्दय शब्द का विलोम पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास ग्रंथ, लेकिन जहां भी व्याकरण से संबंधित हमें तथ्य दिखाई पड़ते हैं हम उधर आपका ध्यान ले जाते हैं। यानी कि इतिहास के साथ साथ हम व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने दिमाग को रबर की तरह मांझते हुए इसका एक तरीके से और इसको परिमार्जित करें। तो आपने देखा कि जो लाला श्रीनिवास दास हैं इनके 2 नाटकों का जिक्र किया गया, प्रहलाद चरित और तप्ता संवरण। इसकी विषय वस्तु भी यहाँ पर बतलाई गई है, तो आप जरूर इन दोनों नाटकों को अभी अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई। पहले पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी है, पर दृश्यों में देश काल अनुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। तो एक तीसरा नाटक यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास का बताया जा रहा है जिसका नाम है रणधीर और प्रेम मोहिनी। दुखांत नाटकों की जब भी चर्चा की जाती है तो कई आलोचकों ने इसको हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना हुआ है। आप ध्यान रखिए कि इस नाटक के जो रचनाकार है, नाटककार है, उनका नाम है
लाला श्रीनिवास दास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि इस नाटक में एक प्रयोग किया गया कि एक भूमिका भी लिखी गई है, और भूमिका भारतीय शास्त्र के अनुसार नहीं है बल्कि अंग्रेजी नाटकों की दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे जो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको भी अंग्रेजी ढंग की नकल पर लिखा गया उपन्यास मानते हैं, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कैसे पृष्ठभूमि बन रही है, क्योंकि जब लाला श्रीनिवास दास लिख रहे हैं उस समय अंग्रेजों का शासन है, और धीरे धीरे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ भी लिखे जाने लगे थे और तमाम चीजें लिखी जाने लगी थी। गद्य का अच्छा खासा प्रचार हो चुका था, और अब उस समय के जितने भी लेखक थे सबका ध्यान नाटक लिखने की ओर था, और अलग अलग कहीं बांग्ला से, कहीं संस्कृत से, कहीं अंग्रेजी से अनुदित नाटक लिखे जा रहे थे। तो यहाँ पर आपने पृष्ठभूमि देखी रणधीर और प्रेम मोहिनी की, कि ऐसा लग रहा है कि मध्यकाल में जैसे सूफी कवियों की कविताओं में या फिर जो उनके प्रबंध काव्य हैं उनका विषय वस्तु है, कुछ उसी तरीके से रणधीर और प्रेम मोहिनी है। बताया गया कि जो रणधीर है वो पाटन का राजकुमार है, और जो राजकुमारी है प्रेम मोहिनी वो सूरत की राजकुमारी। सवाल पूछा जा सकता है, बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसमें बताया गया कि कई कालखंडों के दृश्यों को समावेशित किया गया है, प्राचीन, मध्य और वर्तमान तीनों को जोड़ा गया है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है एकदम से घोर उर्दू है, यानी कि उस जमाने में जो हिंदी उर्दू विवाद चल रहा है उसको भी हमें समझना है। आगे बात करते हैं। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जैसा ऊपर कहा गया है यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है। इसको आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिखना है। पूछा जा सकता है कि किस नाटक के बारे में चर्चा की जा रही है, तो वहां पर प्रहलाद चरित, ठीक है, तप्ता संवरण या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी, ये सब नाम आ सकते हैं। लेकिन जो भी विद्यार्थी धीर गंभीर होकर वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो तुरंत नोट कर लेंगे कि ये बात बताई जा रही है रणधीर और प्रेम मोहिनी के बारे में। यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह है कि यह दुखांतक, भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन न था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी है, यानी रणधीर और प्रेम मोहिनी जो नाटक है ये दुखांतक नाटक, और इसमें आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा को तोड़ा गया है। दुखांत होने की वजह से ये अंग्रेजी नाटकों के प्रभाव में दिखाई पड़ता है, जैसे रोमियो और जूलियट इत्यादि जो नाटक रहे हैं उनके आधार पर लिखा हुआ है। इसमें प्रस्तावना नहीं, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चर्चा का कारण ये नाटक इसलिए रहा है, और आपके लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सवाल के रूप में प्रायः पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहले ही बता दिया कि ये दुखांत टाइप का नाटक है, लेकिन आगे चलकर आलोचकों ने इसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना है। आपके लिए होमवर्क है कि किस आलोचक ने माना। आपने जरूर इसको पढ़ा होगा और आप कमेंट भी करेंगे। अब अगले नाटक के बारे में बात करें जो कि हिंदी आलोचना में काफी चर्चित रहा है, जिसका नाम है संयोगिता स्वयंवर। और आपको बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन इत्यादि का नाम जरूर दिमाग में आ गया होगा। जब हम सच्ची आलोचना की बात कर रहे थे तो उसमें संयोगिता स्वयंवर का नाम सबसे पहले आ रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो परीक्षा गुरु है ये किस टाइप का उपन्यास है, ये शिक्षाप्रद उपन्यास है। और आपने देखा इंट्रोडक्शन में ही, परिचय में ही, कि लाला श्रीनिवास दास की जो पृष्ठभूमि रही है कि उनके पिताजी एक सेठ के यहाँ मैनेजर का काम कर रहे थे, मुनीम का काम कर रहे थे। और इस उपन्यास में भी आप देखेंगे कि कुछ वही पृष्ठभूमि बनाई गई है, ठीक है, बनिया समाज को केंद्र में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो लाला श्रीनिवास दास ने देखा उसी को लिखा हुआ है। एक शिक्षाप्रद उपन्यास है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपरोक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। यहाँ पर चारों लेखकों की जो बात की गई है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन की चर्चा की गई है।
क्योंकि जो इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहा होगा, देख रहा होगा, वही इन चारों लेखकों को देखेगा। नहीं तो जब भी चारों लेखकों की बात आती है तो हमारे मन मस्तिष्क में इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल का नाम आ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की, उसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप शामिल कर सकते हैं। उनके बाद नाम आता है लाला श्रीनिवास दास। उनकी तुलना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये चारों लेखक प्रतिभाशाली और मनमौजी तो थे ही, लेकिन लाला श्रीनिवास दास थोड़े से इसमें अलग हैं। वो व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सो उद्देश्य होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया जाता है और आप लोगों ने यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा भी होगा। उसके पहले आपको बस ध्यान में रखना है कि परीक्षा गुरु कैसा है, शिक्षाप्रद उपन्यास है। आगे हम अंश को पढ़ते हैं। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर परीक्षा गुरु उपन्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो कुछ पात्रों से आप परिचित हो सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंडित पुरुषोत्तम दास सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई शुभ काम कर रहा है तो उसका परिणाम बुरा कैसे हो सकता है। अगर कोई भलाई कर रहा है, उपकार कर रहा है, जिसे मैं आप सभी का कर रहा हूं, तो इसका परिणाम बुरा कैसे हो सकता है? तो मजेदार आंसर यहाँ पर देखिए। ब्रज किशोर कहने लगे, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। ब्रज किशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह अभी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब, परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। ऐसा लग रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास आजकल जो चुनावी वादे किए जाते हैं, फ्री की बात की जाती है। हालांकि इस चैनल पर भी फ्री की बात की जाती है, लेकिन पढ़ाई में फ्री होना और चुनावी वादे में फ्री होना में अंतर है। ऐसा लग रहा है कि परीक्षा गुरु आज की समस्याओं को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप केवल फिजूल खर्ची यानी कि केवल परोपकार कर रहे हैं तो फिजूल खर्ची समझी जाएगी और साथ में जो परिवार है उसका सुख भी नष्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उसे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। जैसे फ्री में राशन देना, फ्री में सारी चीजें देना, ये भी कई बार है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ, तो मैंने कुछ बचा कर रखा हुआ है कि कम से कम कुछ आप मेहनत कीजिए। यही कारण है कि आपके अंदर वो आलस्य ना है। पाप की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आलस्य में वृद्धि न हो। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा। तो भाषा शैली आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक है, समझ में आ रही है और ये परीक्षा गुरु का अंश रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे ध्यान देने योग्य है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस उपन्यास की एक खास विशेषता है कि उपन्यासकार ने उसमें अमुक ने, अमुक कहने लगे शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। तो उपन्यास कोई और नहीं है बल्कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अच्छी बात यह रही कि इस उपन्यास को अनुसरित करके या इसकी नकल करके हिंदी में आगे उपन्यास नहीं लिखे गए। यही इकलौता अपना अंग्रेजी ढंग का उपन्यास रहा है। इसको लेकर भी कई बार सवाल आते हैं। आगे जो लेखक है उनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भारतेंदु जी के मित्रों में
कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह थे। यानी कि जगमोहन सिंह जो थे वो भारतेंदु जी के मित्रों में थे। मित्र होना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये कैसे मित्र थे आगे पता चलेगा। शुक्ल जी लिखते हैं कि उनका जन्म श्रावण शुक्ल 14 संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 यानी सन 1899 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेल जोल हुआ। मित्रता आप देखते हैं कि जगह के अनुसार भी होती है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपके दिल्ली के मित्र होंगे, आप वाराणसी में हैं तो आपके वाराणसी के मित्र होंगे, इलाहाबाद में तो इलाहाबाद के मित्र होंगे, और जहां पर मैं हूं यहाँ पर होंगे तो यहाँ के मित्र होंगे। तो आप देखेंगे कि मित्रता कई बार जगह, समय और सिचुएशन के हिसाब से भी होती है। ठाकुर जगमोहन सिंह पढ़ने के लिए काशी गए और वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से उनका परिचय होता है और ये परिचय मित्रता में बदल जाता है। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। जबरदस्त तरीके का कथन आप देख रहे हैं। वैसे प्रेम पथिकों की जब भी बात आती है तो उसमें आप देखेंगे कि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि की बात आती है, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगमोहन सिंह के बारे में लिखा कि वो एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। मान लीजिए यहाँ से वाक्य कट करके पूछ लिया जाए आपका टेस्ट करने के लिए कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके संदर्भ में कह रहे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये जगमोहन सिंह के बारे में वो कह रहे हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। प्रिय विद्यार्थियों, ये फंसाने के लिए काफी है कथन। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत और ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम अगर विकल्प में आ जाए तो ढेर सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो बात यहाँ पर बताई गई कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के माधुर्य, रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। तो ये बात जगमोहन सिंह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुरी का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्यामा स्वप्न के लेखक जगमोहन सिंह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है कि भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुरी का संस्कार ठाकुर साहब में दिखाई पड़ता है और उन्होंने श्यामा स्वप्न में इसको प्रस्तुत भी किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो श्यामा स्वप्न नाम की रचना है वो जगमोहन सिंह की। आगे बात करते हैं। लिखते हैं कि बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही सीमित थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के साथ के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आजकल छत्तीसगढ़ के नाम से, वहां के बारे में इस बात की चर्चा हो रही है। याही मग हवय के दंडक वन श्री राम, तासो पावन देशीय विंध्याटवी ललाम। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? आप ध्यान में रखिए कि जगमोहन सिंह की है और ली गई हैं श्यामा स्वप्न से। तो बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि मैं कहां तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहां की निर्झड़ी, जिनके तीर वानीर से भरे, मदकल कुजित विहंगमों से सुशोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जम्बू के निकुंज फलभार से नमित जनाते हैं, शब्दायमान होकर झरती हैं, जहां के शल्लकी वृक्षों की छाल में
हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतल समीर को सुरक्षित करता है। मंजू अंजुल की लता और नील निचुल के निकुंज, जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रकृति चित्रण की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है कि इनका इनके जैसा अब तक के इनके समकालीन कवियों ने नहीं किया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और जिस तरीके से जगमोहन सिंह संस्कृत के जानकार माने जा रहे हैं, और यहाँ पर शब्दावली भी आप देखिए कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग बहुत अच्छे से यहाँ पर किया गया है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि जो हाथी हैं वो शल्की वृक्षों की छाल से अपने बदन को रगड़ रगड़ कर अपनी खुजली को मिटाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जहां का ये दृश्य है नर्मदा का, और आपने पढ़ा होगा यहाँ रेवा तक, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी तरीके का जिक्र चंद बरदाई ने किया हुआ है। तो उसे भी आप मिलाकर इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे और भी है, ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती हैं, कंकगृद्ध नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम, विषम और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पुण्य जल से पावन करती पूर्व समुद्र में गिरती है। इसी नदी के तीर अनेक जंगली गांव बसे हैं। मेरा ग्राम इन सबों से उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से पूरित है। इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि यह कैसा सुंदर ग्राम है। जो भी नर्मदा के इलाके के आसपास के लोग हैं, या फिर जहाँ का यह दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, हालांकि दंडकारण्य तो छत्तीसगढ़ के एकदम दक्षिण में है, ठीक है, जिसको कि हम बस्तर का इलाका इत्यादि कह सकते हैं। 2 साल मुझे भी छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला, तो हालांकि प्रकृति सौंदर्य तो है उधर, तो वहीं का ये दृश्य आप देख रहे हैं। इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामपुर है, ठीक है। श्यामपुर के नाम पर ही श्यामा स्वप्न है। और प्रिय विद्यार्थियों, कई बार जब आप सोते हैं, आप भले अमेरिका में रहते हो, लेकिन सपने में आपका गांव ही आता है। और हम भी कई बार सपना देखते हैं, तो खास तौर से जहां पर जब आपका जन्म हुआ रहता है, आप अपने जीवन के 20-21 साल व्यतीत किए रहते हैं, तो वो आपके सपने में कहीं न कहीं घूम कर आता है। और श्यामा स्वप्न जब आप पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि सपने के बीच में सपना है, यानी 3 लेयर पे है रचना, ठीक है ना? तो इस चीज को आप समझिए। तो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इस चीज को लिख सकता है। यहाँ आम के आराम पथिकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। पुराने टूटे फूटे देवाले इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी हैं। ग्राम के सीमांत के झाड़, जहां झुंड के झुंड कौवे और बगुले बसेरा लेते हैं, गवई की शोभा बताते हैं। पौ फटते और गोधूली के समय गायों के खुरों से उड़ी धूल ऐसी गलियों में छा जाती है मानो कोहिरा गिरता। ये नीचे की पंक्ति बिल्कुल ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि ये किस रचना से पंक्तियां ली गई। सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजमान है, मेरा जन्म स्थान है। यानी कि जगमोहन सिंह श्यामपुर गांव के रहने वाले थे, जो कि दंडकारण्य जगह है। हालांकि अब बहुत परिवर्तन हो गया होगा, जबकि ये बात बताई जा रही है, बहुत परिवर्तन हुआ होगा। तो अगर आप उस क्षेत्र से हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मूक समर्थन इन्होंने किया ही, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का वह लक्ष्य प्रधान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का अर्थ ग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक शैली का प्रयोग किया गया है, प्रलाप शैली। प्रलाप का मतलब तो ऐसे होता है रोने वाली बात, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप ज्यादा भावुक होते हैं, तो उसमें लगता है कि आप किसी चीज को बहुत बेसब्री से याद कर रहे हैं, या फिर उसको आप उसमें खोने जा रहे हैं। प्रलाप और एकालाप 2 तरीके की चीजें आपने सुनी होगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगमोहन सिंह और श्यामा स्वप्न के बारे में यहाँ पर लिखा है
जगमोहन सिंह का जो श्यामा स्वप्न है वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और शुक्ल जी का जो भी कथन रहा है जगमोहन सिंह के प्रति, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। अगले जो गद्यकार है उनका नाम है बाबू तोताराम। नाम बड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, बाबू तोताराम। और कई बार तो तोताराम उनको कहा जाता है जो चीजों को याद कर लेते हैं। हो सकता है कि उस जमाने में बाबू तोताराम प्रेम की वजह से रखा गया होगा। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में, ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1904 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संवत और ईस्वी, संवत इनका जन्म तो संवत में दिया गया, लेकिन निधन बता दिया गया है कि 1902 ईस्वी में। ठीक है। बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। बाबू तोताराम का बहुत ही बड़ा काम है भारत बंधु पत्र का संपादन करना। कहां से संपादन करते थे? अलीगढ़ से। अलीगढ़ जो कि ताले के लिए जाना जाता है, ठीक है, वहीं से संबंध था बाबू तोताराम का। और एक चीज आप देख रहे हैं कि बाबू तोताराम उस जमाने में बीए पास किए थे। ये भी बहुत बड़ी पढ़ाई रही होगी, और पढ़ाई करने के बाद ये हेडमास्टर हुए थे, लेकिन अंत में इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और अलीगढ़ में प्रेस खोलकर, बड़ी चुनौतियां थी उस जमाने में कि जो भी अगर पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको प्रेस खोलना पड़ता था। तो बाबू तोताराम अलीगढ़ में प्रेस खोलते हैं और भारत बंधु नाम का पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे थे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और ये हर तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, उसमें सहयोग दिया बाबू तोताराम ने। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। तो यहाँ पर देखिए, भारत बंधु के साथ साथ भाषा संवर्धनी नाम की जो संस्था है, उसके संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम थे। ये दोनों ऐसे तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्ति केतु नाम का एक नाटक भी निकला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। मान लीजिए एक कथन यहाँ से पूछ लिया जाए कि ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है, तो ढेर सारे विद्यार्थी जो ऑनलाइनर किताबों को याद कर लिए होंगे तोताराम की तरह ही, लेकिन यहाँ पर उनको ध्यान में रखना है कि ये बात बाबू तोताराम के बारे में कही जा रही है कि जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। अगर विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आ जाए और बाबू तोताराम का नाम आ जाए तो 99% विद्यार्थी भारतेंदु हरिश्चंद्र को लगा देंगे, लेकिन ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? तोताराम के। यही होता है अंतर जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और गंभीरता से पढ़ते हैं। तो ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे, इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे केटो कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद किया, स्त्री सुबोधनी नाम से रचना लिखी। भाषा इनकी साधारण अथवा विशेषता रहित है। इनके कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देखिए। यह कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु विचारे की क्या चलती है, जो पराधीन होने ही से प्रसन्न रहता है और शिशु भार की शरण जा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए है। नवपुर की निबल सेना और एक रीति थोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वो उसके संग है। हे ईश्वर। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि एक अंश दिया गया था बाबू तोताराम का, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों में नीचे लिखे महानुभाव भी विशेष उल्लेख योग्य है। यानी कि बाबू तोताराम का तो इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली भारतेंदु मंडल के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इनके अलावा हिंदी की उन्नति, उस एक जमाना था, आज हिंदी की उन्नति को लेकर विशेष बातें नहीं होती हैं, लेकिन भारतेंदु युग में एक ट्रेंड चला हुआ था, एक प्रवृत्ति चली हुई थी कि हिंदी भाषा का विकास करना है। तो और कौन महानुभाव है उनको देख लेते हैं, जिनका नाम है पंडित केशवराम भट्ट। इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, भट्ट जी मराठी ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत
1911 और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने सज्जाद संबुल और शमशाद सौसन नामक 2 नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं। इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। संवत 1929 में इन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। तो ऊपर के तथ्यों को आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है, लेकिन जो ये अंतिम वाक्य आप देख रहे हैं, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बंधु कई बार पूछा जा चुका है कि इसका संपादन किसने किया? केशवराम भट्ट ने। और बिहार बंधु प्रेस किसने खोला? पंडित केशवराम भट्ट ने। तो ये दोनों तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिए, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगले जो लेखक है उनका नाम है पंडित राधा चरण गोस्वामी। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 यानी दिसंबर 1925 ईस्वी में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। और ये तथ्य आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, उसमें जरूर आया होगा कि भारतेंदु नाम का पत्र कौन संपादित करता था और कहां से निकलता था। तो राधाचरण गोस्वामी, जिनका संबंध काशी से नहीं है बल्कि वृंदावन से है, लेकिन इनके ऊपर हरिश्चंद्र मैगजीन का काफी प्रभाव था। उस मैगजीन को पढ़ते थे और उस पढ़ते पढ़ते इनके अंदर देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे नहीं पता है कि वर्तमान दौर में आप लोग वन लाइनर किताबों और प्रैक्टिस सेट को हल करते हुए कितने पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते होंगे, चाहे वो हंस हो, चाहे आलोचना हो, चाहे वागर्थ हो, चाहे तद्भव हो, चाहे पक्षधर हो, तमाम पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की क्या बात करूं, यहाँ तक कि बहुत कम प्रोफेसर भी हैं जो कि आलोचनात्मक पत्रिकाओं को पढ़ते होंगे। जिनका जिसमें लेख छपता है शायद वो उसको पढ़ते हो, बाकी तो वही है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि मैं हंस पत्रिका पढ़ता था तो काफी प्रभावित हुआ, तो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को जानने लगा। आलोचना पत्रिका को पढ़ा तो नामवर सिंह को जानने लगा और ढेर सारे आलोचनात्मक दृष्टियों को समझा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि राधाचरण गोस्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनके ऊपर हरिश्चंद्र मैगजीन का काफी प्रभाव पड़ा और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि अगर हम भारतेंदु पे पत्र नहीं निकालेंगे तो हमारा जीवन धन्य नहीं होगा। तो उन्होंने वृंदावन से एक पत्र निकाला जिसका नाम था भारतेंदु। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसको स्टोरी के रूप में क्यों गढ़ा? इसलिए गढ़ा कि आप इस तथ्य को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, तमाम ऐसे नाम आएंगे जिसमें राधा राधा लगा हुआ है। तो आप ध्यान में रखिए कि ये बात है राधा चरण गोस्वामी से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे। उनके पक्ष में हिंदू बांधों में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी घटी हुई होती थी। तो राधाचरण गोस्वामी काफी प्रभावित व्यक्ति थे, ब्रह्म समाज से भी प्रभावित थे और हरिश्चंद्र मैगजीन से भी प्रभावित थे। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु नाम का पत्र ये वृंदावन से निकालते थे और हिंदू बांधों में ये कई आर्टिकल भी लिखे हुए थे। आगे बात करते हैं। इन्होंने कई बहुत ही मौलिक अच्छे नाटक भी लिखे, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने बिरजा, जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किए हैं। तो राधाचरण गोस्वामी आप देख रहे हैं कि अनुवाद के क्षेत्र में और मौलिक नाटक के क्षेत्र में काम किए हुए। मौलिक नाटकों में आपने देखा कि यहाँ पर महत्वपूर्ण नाटक रहे सुदामा नाटक,
सतीश चंद्रावली। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारतेंदु से इतना प्रभावित हैं कि उन्हीं के नाटकों से संबंधित शीर्षकों को भी इन्होंने शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो मौलिक और अनुदित दोनों तरीके के नाटकों को आप जरूर ध्यान में रखिए। ये सभी तथ्य परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। ऐसा लग रहा है कि अंबिका दत्त व्यास आज के समय में किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। सनातन धर्म, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म की चर्चा की जा रही है, और जब मैं आपसे विषय चर्चा कर रहा हूं तो ये वो दौर है जब प्रयागराज में महाकुंभ का समय चल रहा है, और कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं आप लोगों ने उसको देखा ही होगा। ठीक है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो कि संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान थे, हिंदी के अच्छे कवि थे और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। एक तो होता है उपदेशक और एक होता है उत्साही उपदेशक। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बिहारी बिहार काव्य ग्रंथ किसने लिखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अंबिका दत्त व्यास। और क्या किया है, बिहारी के दोहों को भाव परख उसकी विस्तार से व्याख्या की हुई है, या फिर उसको आधार बनाते हुए काव्य ग्रंथ लिखा हुआ है। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने के स्थान पर इन्होंने उन्होंने लिखते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रेखांकित किया है कि अंबिका दत्त व्यास इन्होंने और उन्होंने के जगह पर इनने और उनने शब्द लिखना शुरू किया था। और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस लेखक ने इन्होंने उन्होंने के स्थान पर इनने उनने शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान में रखना है अंबिका दत्त व्यास है। और इनका एक जो ग्रंथ है गद्य काव्य मीमांसा, इसको भी ध्यान में रखिए। बिहारी बिहार को तो आप ध्यान में रखेंगे ही, अवतार मीमांसा भी। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे, जिसमें बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा में एक ललिता नाटिका लिखी है। ललिता नाटिका जरूर आप ध्यान में रखिए कि अंबिका दत्त व्यास का है, जो कि कृष्ण लीला पर आधारित है और ब्रज भाषा में। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित थे, बल्कि भारतेंदु के कहने पर अंबिका दत्त व्यास ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है गो संकट। और ये किस विषय वस्तु पर लिखा गया है, यहाँ पर बताया कि हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा जो गोवध बंद किया गया था उसकी कथा वस्तु यहाँ पर रखी गई है। अगले जो लेखक है उनका नाम है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि इनका नाम प्रायः आपने देखा होगा पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। ये वही पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है जिनको कि हम याद करते हैं कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना। तो यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था। सबसे पहला जो इनका काम है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका जब अपने एकदम से पतन की ओर था या फिर गिरती अवस्था में था, चाहे वो आर्थिक रूप से या फिर जिस ऊंचाई पर वो भारतेंदु के समय में था, यानी कि अंतिम समय में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभालने वाले अगर कोई थे तो वो थे मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामलदान जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का ध्यान पृथ्वीराज रासो की ओर था जब श्यामल दान जी पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराए थे।
हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसको जाली ग्रंथ कहते हैं, लेकिन जो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, इन्होंने रासो संरक्षा नाम से लिखकर पृथ्वीराज रासो को असली सिद्ध किया है कि ये प्रामाणिक है। इसलिए कई बार परीक्षाओं में आप रटते हैं कि प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक कौन क्या क्या माना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंड्या से रिलेटेड सवाल अगर आता है तो आप तुरंत बता देंगे कि उन्होंने प्रामाणिक माना। और कहानी भी आपने देखा कि किसी व्यक्ति के प्रतिक्रिया में उन्होंने इसको प्रामाणिक माना हुआ है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगले जो लेखक है उनका नाम है पंडित भीमसेन शर्मा। शुक्ल जी लिखते हैं ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य सिद्धांत नामक मासिक पत्र कौन निकाला था, तो भीमसेन शर्मा का नाम जरूर आप ध्यान में रखिए। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को क्षिप्राशिस, चश्मा को चक्षमा, शिकायत को शिक्षायत्न इत्यादि। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। आप इसको देख लीजिए। ये तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि नए प्रश्नों के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो भीमसेन शर्मा, जिनके ऊपर दयानंद सरस्वती का प्रभाव था, यहां तक कि उनको दाहिना हाथ भी माना जाता था। दाहिना हाथ कौन होता है आप जानते ही। आगे बात करते हैं। अगले जो साहित्यकार हैं उनका नाम है काशीनाथ खत्री। इनका जन्म संवत 1906 में आगरे के माईथान मोहल्ले में और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहां ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 यानी 1 जनवरी 1891 में इनका निधन हो गया था। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। अब तमाम तथ्यों को आपने देखा और ये बड़ा छोटा सा वाक्य है। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। कौन? काशीनाथ खत्री। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित, ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर इनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम है। ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य है। ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 ऐतिहासिक, रूपक और बाल विधवा संताप। तो तमाम रचनाओं में आप देख रहे हैं कि बाल विधवा संताप जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आप ध्यान में रखिए कि काशीनाथ खत्री द्वारा लिखा गया है। 3 ऐतिहासिक रूपकों में तो पहला तो सिंध देश की राजकुमारियां, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई करने वाली घटना लेकर लिखा गया है। दूसरा गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का वृत्त। और तीसरा लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। तो 3 रूपक। रूपक आप जानते हैं कि इसको नाटक के तौर पर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक रचना है 10 रूपक। हम पढ़ रहे हैं इतिहास ग्रंथ, लेकिन हमारा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि 10 रूपक के रचनाकार कौन है। तो उसमें से रूपक, अगर 3 रूपकों की बात यहाँ पर की गई, जिसमें सिंध देश की राजकुमारियां, गुन्नौर की रानी और लव जी का स्वप्न। आप ध्यान में रखिए कि तीनों रूपक काशीनाथ खत्री द्वारा लिखे गए। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखकों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों का अनुवाद, नित्योपदेश, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, भारत त्रिकालिक दशा इत्यादि। ये सब अनुवाद हैं इनके। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख लिखे हैं। तो काशीनाथ खत्री का भाषा के दृष्टिकोण से, अनुवाद के दृष्टिकोण से और लेखन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। अगले जो साहित्यकार है उनका नाम है राधा कृष्ण दास। और राधा कृष्ण दास से रिलेटेड एक बड़ा खास तथ्य है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। फुफेरे ममेरे भाइयों के बारे में, फुफेरे ममेरे और मौसेरे भाई काफी महत्वपूर्ण होते हैं। राधा कृष्ण दास
जो थे वो हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, यानी कि उनके रिलेशन के ही थे। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया। और एक कई बार पूछा जाता है कि सती प्रताप को किसने पूरा किया था, तो उनके उनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूरा किया हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिए। इन्होंने पहले दुखनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्म पत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ। यानी रंगमंच के दृष्टिकोण से राधा कृष्ण के नाटक महत्वपूर्ण रहे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सती प्रताप को उन्होंने पूरा किया, लेकिन उनके मौलिक नाटकों में दुखनी बाला, ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि महारानी पद्मावती, फिर महाराणा प्रताप, ये तीन ऐसे नाटक हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपने इनको कहीं न कहीं देखा होगा। और इन नाटकों के आप उपनाम भी देख रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप का राजस्थान केसरी या फिर महारानी पद्मावती का मेवाड़ कमलिनी। तो बदल कर भी पूछा जा सकता है, खासतौर से वो विद्यार्थी जो राजस्थान प्रवक्ता या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा अलर्ट रहे तो बढ़िया रहेगा। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए थे। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। उनमें कहीं कहीं ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। यह बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या न करता। तो ये सभी तथ्य भी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। निस्सहाय हिंदू तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। अगले जो लेखक है उनका नाम है कार्तिक प्रसाद खत्री। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जन्म संवत 1908 में और निधन मृत्यु 1961 में, यानी संवत में ही है। ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों में रहे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी की संख्या में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले। तो कार्तिक प्रसाद खत्री के जो भी तथ्य इनसे संबंधित, रेल का विकट खेल काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि से भी सवाल पूछे जाते हैं। और रेल का विकट खेल किस मैगजीन में छपता था, इसको भी आप ध्यान में रखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन। और इनके उपन्यास भारत जीवन प्रेस से छपा करते थे। तो भारत जीवन का जब भी नाम आए तो आप ध्यान में रखिए कि वो प्रेस था। अगले जो साहित्यकार हैं वो कोई भारतीय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हिंदी पट्टी के नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि इनके नाम से ही है कि ये विदेशी हैं। फ्रेडरिक पिंकार्ट। इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। ये था फ्रेडरिक पिंकार्ट का हिंदी के प्रति प्रेम कि वो इंग्लैंड में, भारत में नहीं आए, लेकिन इंग्लैंड में ही बैठे बैठे वहीं से हिंदी में पत्राचार करते थे। आज खुद भारत में और हिंदी पट्टी में ही आप देखेंगे कि हिंदी में पत्राचार नहीं होता है। अगर हिंदी में ही हो तो उसको नीचे दबा दिया जाता है, टेबल के अंदर घुसा दिया जाता है कि ये कोई हिंदी में लिखा हुआ है, यानी कि कोई गंवार या फिर कमजोर व्यक्ति है। अंग्रेजी वालों को ऊपर रखा जाता है। लेकिन फ्रेडरिक पिंकार्ट कुछ अलग तरीके के थे। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी, बाल दीपक और विक्टोरिया चरित। ये दोनों पुस्तकें खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का अंश भाषा के नमूने पर दिया जाता है। हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो
चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना अंगुली के तले दबकर फट न जाए। तो ये देख रहे हैं कि लग नहीं रहा कि कोई विदेशी लिखा होगा, लेकिन फ्रेडरिक पिंकार्ट का जो हिंदी प्रेम था वो देखने लायक है। विक्टोरिया चरित 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं, यानी कार्तिक प्रसाद खत्री से उनका पत्र व्यवहार भी होता था। वो लिखते हैं, आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूं कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा को प्रचलित करने का उद्योग किया है। देखो, 80 वर्ष हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रंश भाषा थी। पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थी, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 वर्ष तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उन फारसी बातों को भाषा में निकाल देना असंभव है, इसलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। तो भाषा की दृष्टि पे फ्रेडरिक पिंकार्ट का काफी अच्छा विचार रहा है, आप यहाँ पर देखे होंगे। आगे और कुछ भी है। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा था, कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्म की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही न हो जाए जैसे कि हमारे इंग्लिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा न छोड़ूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस के जुल्म को लेकर कोई आज का व्यक्ति लिख रहा है, लेकिन ये लिख रहे हैं फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो यानी कि एक जग जाहिर है कि पुलिस का रवैया कैसा रहा है। आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकार्ट साहब ने ब्रज भाषा पद्य में लिखी थी। कार्तिक प्रसाद खत्री के साथ साथ वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी एक चिट्ठी लिखे थे जो कि ब्रज भाषा पद्य में। बैस वंश अवतंस श्री बाबू हरिश्चंद्र जू क्षीर नीर कलहंस तुक उत्तर लिख देव मोहि पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिश्चंद्र है। विभव बड़ाई व वसन विलास लखी कहत यहाँ के लोग बाबू हरिश्चंद्र है। चंद वैसो अमीय आनंद कर आरत को कहत कविंद यह भारत को चंद है। कैसे अब देखें को बतावे कहाँ पावे हाय कैसे वहां आवे हम कोई मतिमंद है। त्रियुत सकल कविंद कुल नुत बाबू हरिश्चंद्र भारत हृदय सतार नभ उदय रहो जनुचंद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उनकी महिमा का उल्लेख करते हुए यहाँ पर पिंकार्ट साहब ने चिट्ठी लिखी हुई है जो कि काव्यात्मक रूप में है, और ये आप देख सकते हैं कि कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुल 12 गद्यकारों के ऊपर चर्चा की है। उम्मीद है कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ढेर सारे तथ्य आपको दिखाई पड़े होंगे और ये वीडियो लेक्चर आपको रोचक लगा होगा और ढेर सारी जानकारियां मिली होंगी। तो आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित रहेंगे। कमेंट्स के बहाने ही हमें पता चलता है कि हमने जो प्रयास किया था वो कितना सार्थक रहा और प्रासंगिक रहा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।